डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको एसपी के अंदर हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, जिसमें हमने दो सेक्टर देखे कि जितनी भी दुकानें इंडिया के अंदर पाई जाती है, चाहे वो इंडस्ट्री करे चाहे वो कॉमर्स करे, वो एक्टिविटी है, क्या है वो, तो वो दुकानें गवर्नमेंट की दृष्टि से, लॉ की दृष्टि से दो कैटेगरी में डिवाइड की गई है। पहला पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के तीन टाइप्स देखे हमने कि पब्लिक की यानी गवर्नमेंट की दुकानें जो है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड की चुकी है। पहला देखा हमने यस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ऐसी दुकान जो मिनिस्ट्री के अंडर में आती है उस दुकानों को हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फिर हमने दूसरी दुकान देखी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है, जो पहले खुद में एक सेपरेट लॉ का एक्ट पास करती है और फिर वो एग्जिस्टेंस में आती है, ऐसी दुकानों को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। जैसे एग्जांपल अभी आपको बताया मैंने, इंश्योरेंस कंपनियां, एलआईसी के लिए पहले एलआईसी एक्ट बना, फिर वो इंश्योरेंस में वो कंपनी, फिर वो एग्जिस्टेंस में आई, यानी दुकान वो फिर अपनी दुकानदारी करने के लिए बिजनेस एक्टिविटी एड्स टू ट्रेड की इंश्योरेंस करने लगी, बराबर कि नहीं। तो उसी तरीके से ऐसी दुकानें जो पहले एक्ट बनाती है, पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल एक्ट पास करती है और फिर वो एग्जिस्टेंस में आती है, ऐसी दुकानों को हमने नाम दिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब तीसरा था गवर्नमेंट कंपनी, वो पढ़ाना बाकी था हमारा, वो बाकी रहेगा फिलहाल जब तक हम जॉइंट स्टॉक कंपनी प्राइवेट सेक्टर का पढ़ते नहीं है। हाँ, लेकिन अब मैं अगर पब्लिक सेक्टर में जाऊं तो पब्लिक सेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो प्राइवेट सेक्टर में जाऊं तो प्राइवेट सेक्टर में हमने एक देखा, वो है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, यानी सिंगल मालक की दुकान, जहां पे ओनर चालक मालक एक ही होता है, उस दुकानों को हम बोलते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न, बराबर कि नहीं। अब सोल ट्रेडिंग कंसर्न की खास कुछ पॉजिटिव थिंग भी देखी, कुछ नेगेटिव व्यू भी देखे, है ना। नेगेटिव क्या था कि उसका एक्सपांशन लिमिट होता है, मैनेजरियल एबिलिटी नहीं होती, पूछो क्यों, मैन पावर नहीं है उसके पास, कैपिटल नहीं है, बार्गेनिंग कैपेसिटी लो है, लो टैक्स लायबिलिटी है, ओके। और दूसरी बात क्या है, दोनों की लायबिलिटी ज्वाइंट है, बिजनेस और दुकान मालक की, बराबर कि नहीं। जैसे हमने देखा ना, नो स्पेशल एक्ट, नो लीगल स्टेटस। नो लीगल स्टेटस का मतलब होता है कि इन द आइज ऑफ लॉ बिजनेस और ओनर दोनों एक है, ज्वाइंट है। तो क्या होता है, अगर बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ जाती है तो ओनर को अपनी पर्सनल एसेट बेचकर भी उसकी रिकवरी करनी पड़ेगी। क्लियर पिक्चर। तो उसको बोलते हैं नो लीगल स्टेटस। ये हमने प्रीवियस सेशन में सब कुछ देखा था। फिर हमने दूसरा टाइप का दुकान देखा, वो है पार्टनरशिप फर्म। व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म, जब दो और दो से ज्यादा लोग मिलकर एक साथ बिजनेस करने के लिए अग्री होते हैं, लॉफुल बिजनेस करने के लिए, और उसके अंदर बिजनेस जो होगा उसके अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो शेयर करने के लिए भी अग्रीड होंगे। ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो जो पहले से ही डिसाइड किया जाएगा। तो ऐसे टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म, जिसमें मिनिमम 2 पार्टीज आर रिक्वायर्ड, 2 पीपल्स आर रिक्वायर्ड, 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड एंड मैक्सिमम इज 50। कितने, तो 50 लोग तक मालक बन के आप पार्टनरशिप फर्म को, पूरे बिजनेस को अपने लार्ज स्केल में फैला सकते हो। ओके, क्लियर। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो बनता ही अग्रीमेंट से है। पूछो क्यों, टर्म्स एंड कंडीशन पहले से अगर सेट हो तो आगे लॉन्ग टर्म हो जाता है, डिस्प्यूट नहीं होता है, और वो अगर अग्रीमेंट रिटर्न में आता है, क्या आता है, रिटर्न फॉर्म में, तो उसे कहते हैं हम पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं। अब कोई भी अग्रीमेंट बनता कैसे, चलो बताओ। हाँ, आपने प्रस्ताव दिया, मैंने एक्सेप्ट कर दिया, बन गया अग्रीमेंट। इट इज नॉट कंपल्शन, इट मस्ट बी रिटन फॉर्म, इट मस्ट बी राइटिंग इन रिटन फॉर्म, इट मे बी ओरल और रिटन और मे बी इम्प्लाइड। इम्प्लाइड भी होता है एग्रीमेंट। अब इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, चलो इम्प्लाइड वर्ड पढ़ा है मैंने आपको, बताओ क्या होता है। हाँ, जो चीज को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोड ऑफ कंडक्शन ही अग्रीमेंट को सेट कर देता है। एग्जांपल दूं, सपोज फॉर एग्जांपल, अब देखिए क्या हुआ, मैंने अनाउंसमेंट किया सोशल मीडिया पे, एडमिशन ओपन फॉर 11th 12th। ओके, क्लियर, बराबर कि नहीं। अब बताओ, ये मेरा एक अनाउंसमेंट यानी एडवर्टाइजमेंट इज वन टाइप ऑफ प्रपोजल, राइट। प्रपोजल को लॉ में बोलते हैं ऑफर। क्या बोलते हैं हम, ऑफर, बराबर कि नहीं। अब बहुत सारे बच्चे एडमिशन फॉर्म लेने, इंक्वायरी करने आए मेरे पास, और एडमिशन फॉर्म देख के ट्यूशन क्लास में बैठा, तो इट मींस इट इज एक्सेप्टेंस। क्या हुआ वो,
इट बिकम अग्रीमेंट। क्या बन गया वो? 11th और 12th का जिम्मा ले लिया मैंने तुम्हारा, इन्हें तुमको पढ़ाना है मेरे को, क्योंकि अग्रीमेंट बन गया। लेकिन एक बच्चा था जिसने बिना फॉर्म दिए कुछ भी नहीं किए डायरेक्ट अगली क्लास में बैठ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने भी मेरा प्रस्ताव ऑफर एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ मुझे आपको पढ़ना है। कैसे? कोड ऑफ कंडक्शन करके, यानी कुछ तो भी हरकतें करके, बिहेवियर करके, कुछ तो भी एक्शन करके। तो ऐसा अग्रीमेंट भी अग्रीमेंट कहलाता है, लेकिन इस अग्रीमेंट को हम इम्प्लाइड अग्रीमेंट बोलते हैं, जहां पे हम लोग अपने वर्ड से, अपने रिटर्न से एक्सप्रेस न करते हुए अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन फॉर्म से, कुछ तो भी एक्शन फॉर्म में करके हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे अग्रीमेंट को हम बोलते हैं इम्प्लाइड अग्रीमेंट। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे अब अग्रीमेंट का कैसा, तो मे बी ओरल, मे बी रिटर्न, मे बी इम्प्लाइड, कैसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अग्रीमेंट पार्टनर्स अपने बीच में, हु इज पार्टनर्स? अ पर्सन हु कंडक्ट द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म इज नोन एज पार्टनर्स। अरे मालक को पार्टनर्स बोलते ना, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में मालक को क्या बोलेंगे? सोल ट्रेडर। क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर, ओनर का टाइटल क्या है यहाँ पे? पार्टनर्स। ओके, क्लियर? समझा आपको? पक्का? अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? हाँ, अब सुन लो, ध्यान दो, अब तुमको समझना पड़ेगा यहाँ पे, ध्यान दो भी। तो जब भी कोई पार्टनर्स के बीच में पहले ही शर्तें लागू की जाती है, शर्तें यानी क्या? टर्म्स एंड कंडीशन, भाई बाद में झगड़े ना हो, कौन कितना पैसा देगा, कैपिटल कितना लगाएगा, प्रपोज प्रॉफिट लॉस का रेशो कितना रहेगा हमारा, टाइमिंग अवर क्या रहेगा, पार्टिसिपेट कौन सा डिपार्टमेंट किसको दिया जाएगा, यानी कौन सा काम किसको बांटा जाएगा, पहले से ही जो तय होगा, पहले ही जब हम रिटर्न में सारी शर्तें लिख देते हैं, वो अग्रीमेंट, रिटर्न अग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पार्टनरशिप डीड। और ऐसे कहा जाता है कि पार्टनरशिप चलती ही डीड के मुताबिक है। पूछो क्यों? अगर डीड नहीं बनी तो झगड़े होना मुमकिन है, यानी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, और झगड़े हुआ तो एक डिस्प्यूट सफिशिएंट है हमारी दुकान को बंद करना। और यहाँ पे बंद करने, दुकान बंद करने को कहते हैं डिसोल्यूशन। क्या कहते हैं? हाँ, देखो अलग अलग टाइटल दिया है। जब सोल ट्रेडिंग कंसर्न की दुकान बंद होती है तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। क्या बोलते हैं हम उसको? हाँ, कंगाल हो जाना उसको बोलते हैं। लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलेंगे आप उसको? लेकिन जब कंपनी बंद होगी, कंपनी आगे कंपनी बोलोगे ना, तो उसको बोलते हैं वाइंडिंग अप। क्या बोलोगे आप उसको? तो इस तरीके से अलग अलग लॉ ने टाइटल दिए हुए, सबका मतलब एक ही होता है, दुकान बंद करना। सिंपल भाषा में अगर तुमको समझाऊं तो। गॉट इट? क्लियर? मेरा पॉइंट समझ रहा है आपको? हाँ, तो ऐसे कहा जाता है पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर नोन एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप चलती ही डीड के मुताबिक है। एक बार जो डीड बन गया, डीड बन गया, क्या बन गया? डीड बन गया, वो पार्टनरशिप चलेगी ही उसके मुताबिक। क्लियर पिक्चर? समझा? अब दो मिनट ध्यान दो। अब पार्टनरशिप क्या होता है समझ में आ गया, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है समझ में आया। चलो बताओ डिफरेंस क्या है। हाँ तो बोल रहे, बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स। तीनों का डिफरेंस क्या है? देखो मैं 3 वर्ड दिख रहा हूं, आज का सेशन है इन तीनों का डिफरेंस जानना। पहले लिखो। पहला, व्हाट इज पार्टनरशिप? वेट। दूसरा, पार्टनरशिप फर्म। एंड तीसरा, पार्टनर्स। हाँ, यस हर्ष बोलिए। वेरी गुड, अ बिग हैंड प्लीज, बिग हैंड। यस, बराबर है। हाँ बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर। यानी कंसेप्ट क्लियर इसको बोलते हैं। लेट आया लेकिन बहुत कंसेप्ट अच्छे क्लियर करके आया है। ओके, वेरी गुड बेटा। कुछ बच्चों को सिर्फ पोक करना पड़ता है, अपने आप वो ग्रैब कर लेते हैं, ध्यान दो। और कुछ बच्चों के सामने 10 बार बोलो, 11वीं बार पूछेंगे सर क्या। सुनो, यस इस बार की बैच बहुत कॉम्पिटेंट मिली है मेरे को, अच्छा है। चलो यस, देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स। देखिए ध्यान दो, समझो।
जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन दो और दो से ज्यादा लोग ओपन करेंगे मिलकर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। क्या कहेंगे हम? लेकिन जो पर्सन है वो ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे उसको बोलेंगे पार्टनर्स। क्या बोलेंगे? और वो पार्टनर्स के बीच में रिश्ता बना। क्या बना? कुछ तो भी, अरे रिश्ता बना, रिलेशन बनाना उसके बीच में। अब तुम लोग मेरे यहाँ पे एडमिशन लेने आए तो तुम क्या कहलाओगे? वननेस सर। क्या कहलाओगे? क्यों वननेस से कहलाओगे? क्योंकि तुम्हारा और मेरा एक रिश्ता है। यहाँ पे क्या है कि तुम स्टूडेंट हो, मैं ट्रेनर हूं यहाँ पे, बराबर कि नहीं? राह चलती बड़ी सड़क में न तुम मुंह फेर सकते ना मैं मुंह फेरता हूं। मैं मिलूंगा, मैं स्माइल दूंगा, या दूर से बोला सर हैप्पी दिवाली, तो हैप्पी दिवाली करूंगा मैं, क्योंकि हमारा एक बाउंडेशन है। क्या है? हमारा एक रिश्ता है, बराबर कि नहीं? उसी प्रकार जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन बनता है तो उनका रिलेशन किस तरीके का बनता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं उसको? यानी बेसिकली उसने बताया पार्टनर्स आर द पर्सन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। यस, बिल्कुल बराबर है। पार्टनरशिप फर्म इज अ ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिलेशन हु मेड बिटवीन द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप। समझा? पक्का? क्लियर? जैसे आपका घर में रिश्ता है, यहां पे एक रिश्ता है कोई ना कोई, वैसे ही पार्टनर्स जब पार्टनरशिप फर्म में एंटर होते हैं तो उनका जो रिलेशन बनता है बिजनेस करने के लिए तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। अब बताओ इन तीनों का डिफरेंस समझ में आ गया अच्छे से? पक्का? हाँ। अब सर क्यों पढ़ाया? क्योंकि अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं टाइप्स ऑफ पार्टनर एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। समझा? कुछ नहीं समझा? मैंने बोला अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं टाइप्स ऑफ पार्टनर एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब सर ये क्या है? देखो सुनो, ध्यान दो। एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी पर्सन्स पार्टनर्स बनते हैं, इन्हें मालक बनेंगे, ज्वाइंट ओनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? मालक है ना सभी लोग। उनका एक्शन बिजनेस के अंदर क्या रहेगा, उनका रोल क्या रहेगा बिजनेस के अंदर? जब मैं इसके अंदर क्लासिफिकेशन करता हूं, कैटेगराइज करता हूं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग टाइटल बनाए गए हैं, उसको नाम दिया टाइप्स ऑफ पार्टनर। देखो मैं हमेशा मेरी वननेस की एक स्ट्रेटेजी रही है, बताओ क्या? हम आंसर को सॉल्व करने के पहले हम पहले क्वेश्चन समझते हैं, बराबर कि नहीं? मेरा ऐसा मानना है अगर क्वेश्चन समझ में आया तो आंसर अपने आप आएगा। क्या आएगा? अपने आप। समझ में आ रहा है कुछ तुमको? तो मैं अभी तुमको क्या बताने जा रहा हूं, तुमको कुछ समझ में आ रहा है? हेलो, मैं अभी किस चीज की बात कर रहा हूं, तुमको कुछ समझ में आ रहा है? क्या बता रहा हूं मैं? क्या कर रहा हूं? मैं बता रहा हूं कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स एंटर होते हैं उनका रोल क्या है? पार्टनर्स के अंदर रोल क्या है? काम भी करना है? नहीं, अलग अलग कैटेगरी वाले काम होते हैं। तो कौन से कैटेगरी का काम कौन सा ओनर करेगा उसका टाइटल भी अलग दिया गया है, और वो उसको नाम दिया है वेरिएशन द पार्टनर नोन एज टाइप ऑफ पार्टनर्स। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? समझा आपको? क्या पढ़ने जा रहे हैं कि मालक कितने प्रकार के होते हैं पार्टनरशिप फर्म में। सर मालक की भी क्राइटेरिया है, बिल्कुल बराबर है। जैसा काम वैसा उनका टाइटल, जैसा काम वैसा उनका। अच्छा, अब मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब सर ये क्या है? अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं अभी तुमको बता रहा हूं, बाद में नहीं बताऊंगा। और जिसको नहीं समझा अभी की अभी पूछना, बाद में का काम नहीं रखना। हाँ, एक बात सुनना, मेरा काम जहां पढ़ाना खत्म हुआ तुमने नहीं पूछा, यानी मैं ऑब्लिगेट हूं तुमसे पूछने के लिए। अब मैं कभी भी पूछूंगा, और अगर तुमको नहीं आया तो मेरी जादू की छड़ी हमेशा आपके लिए सेवा में रहती है। समझा ना आपको? फिर नहीं बोलना। और जिसको भाई जिसको लगता है कि भाई नहीं सर नहीं मारो तो घर बैठे, वो मैं तुमको जबरदस्ती यहां लाया नहीं। समझा कि क्लियर? ध्यान इधर। हाँ, फिर से बोल रहा हूं, समझो हाँ इसको। अब मैं पढ़ा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ पार्टनर एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पहले बताओ आपको डिफरेंस समझा पार्टनरशिप और टाइप ऑफ पार्टनर में? देखो अब जादू की छड़ी की आवाज निकला ना तो बराबर नहीं आया, और पहले जब पूछा समझा बेटा तो हाउ सर, है ना? दिवाली की पहले की दास्तां भूल गए थे क्या? हाँ, अरे किसको नहीं समझा हाथ करो बिंदास, ठीक है? बताओ ना नहीं समझा तो। अरे मैं उसके लिए डांटता कभी नहीं, बोलो नहीं समझा तो। हाँ चलो, क्या बता रहा हूं सुनो समझो। मैंने पूछा क्या आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर पार्टनरशिप और पार्टनर्स का मीनिंग में डिफरेंस समझा क्या हुआ है? बताओ। जब कोई मालक दो और दो से ज्यादा पर्सन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मिनिमम 2,
कोई तो भी लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, उन पर्सन को हमने नाम दिया पार्टनर्स। क्या नाम दिया? टाइटल पार्टनर्स। लेकिन जो वो दो से ज्यादा पर्सन जो बिजनेस करने आए, उनके बीच में एक रिश्ता बना ना, क्या बना? वो रिलेशन को हम बोलेंगे पार्टनरशिप। समझा? अभी अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। इसमें अंतर क्या है? अब सुनिए, ध्यान दो। जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म यानी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलाई जाती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पार्टनर्स है, यानी जो पर्सन है, ओनर है, जो काम करेंगे, उनका रोल जो है वो अलग अलग रहेगा। वो अलग अलग रोल होने की वजह से क्या होता है, उनको वेरिएशन में, पार्टनर्स के वेरिएशन में डाला गया है। वो क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। क्या बोलेंगे उसको हम? यानी पार्टनरशिप में जो पार्टनर एंटर होते हैं, तो पार्टनर कौन सा पार्टनर, यानी उसमें भी वेरिएशन है। तो मैं वो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उसका नाम है टाइप्स ऑफ पार्टनर। लेकिन इसके बाद ही मैं जाऊंगा टाइप ऑफ पार्टनरशिप। अब सर ये क्या है? सुनिए, जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन बना, क्या बना? वो रिश्ता कैसा रिश्ता सर? ये रिश्ता क्या कहलाता है? कि नहीं? और ये रिश्ता कौन सा रिश्ता, कैसा रिश्ता, ये कैसा रिश्ता बनता है उनके बीच में, उसमें भी वेरिएशन है। उसमें भी वेरिएशन है। और वो सारे वेरिएशन जब मैं एक साथ लाता हूं तो बन जाता है वो क्वेश्चन का नाम है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। Variation in the relation between the partners known as type of partnerships. Variation in the owners in the partnership firm known as type of partner. समझा? क्लियर? पक्का? तो पहले पढ़ेंगे कि एक पार्टनरशिप के अंदर कितने प्रकार के मालक पाए जाते हैं, यानी ओनर्स पाए जाते हैं, यानी पार्टनर्स पाए जाते हैं। देखिए उनका टाइटल क्या है। तो पहला पार्टनर का टाइप है, ध्यान दो, ये सब पढ़ेंगे बेनिफिट्स वगैरह। पहले टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ते हैं। कहां गया? हाँ, पहला आता है एक्टिव पार्टनर। क्या होता है? पहले सुन लो, आप लगे तो बाद में लिखते बैठना, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये मैं लिखाने वाला पार्ट लूंगा ना, पहले अभी हम कंसेप्ट क्लियर करें ना। पहले पूरा एसपी में कंसेप्चुअल घुमा के आऊंगा पूरा, आपको पूरा 21 दिन का टारगेट होता है। कितना है? 21 डेज में पूरा बुक आपका एसपी हो गया। फिर लिखाने की प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। ओके, क्लियर बच्चा लोग? समझा? अरे आ रहा के समझ में? 21 के 30 डेज हो सकते हैं, मतलब 8-9 दिन उधर। अगर मुझे डीपली लेना होगा कोई टॉपिक, तो मुझे बाउंडेशन नहीं चाहिए कि 21 दिन बोला था 21 दिन ही। हाँ, लेकिन आप ये 21 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर ऐसा एसपी पढ़ोगे कि 11th अगर पढ़ लिया तो 12th कॉम्प्लीमेंट्री में आ गया। क्या पढ़ोगे? यानी जब 12th के टॉपिक आप पढ़ोगे ना, तो आप बोलोगे सर ये तो हमारे 11th में हो चुका है। आ रहा समझ में? और नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आपके बाद ही सीनियर की बैच होती है ना, उनसे पूछना कि ओए 11th में एसपी का सर का ध्यान जरूरी है क्या? वो आपको खुद ही बताएंगे नहीं 11th ध्यान दे, 12th अपने आप आ जाएगा। समझा क्लियर तुमको? ओके, ध्यान दो बच्चा लोग। इसलिए मैं सबसे ज्यादा देखो, हम लोग यहाँ पे बहुत स्लो चलते हैं। क्यों? मेन हमारी रेस लड़ना नहीं है हमको, इससे मेन है हमारे कंसेप्ट करना। और क्योंकि बाकी कॉम्पिटिटर से मेरे पास संख्या भी ज्यादा है, तो मेरी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। अब जितना लोड ज्यादा रहेगा गाड़ी में, उतनी स्पीड तो कम होनी है ना भैया, बराबर कि नहीं? अब तुमने गाड़ी चलाई कि नहीं? गाड़ी चलिए ना। अब 2 व्हीलर में गाड़ी में अगर 3 लोग बिठाओगे तो गाड़ी की स्पीड क्या होती है? कम होती है ना। तो वैसे यहाँ पे अगर सभी को लेके चलना है, मुझे किसी को छोड़ना नहीं है, तो मेरी स्पीड मुझे कम करनी ही पड़ती है। समझा आपको? क्लियर? चलो पढ़ते, ध्यान दो। पहला आता है एक्टिव पार्टनर। पहले प्रकार का मालक कौन सा है? एक्टिव पार्टनर। ये एक्टिव पार्टनर कौन होता है? सुन लीजिए, ऐसा पर्सन जो पार्टनरशिप में एंटर होगा, कैपिटल लगाएगा, क्या लगाएगा, और डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेगा, सारे काम करेगा बिजनेस के। वो ये नहीं बोलेगा अरे मैंने सब लागत लगाई है, नहीं रे बाबा, तो वो काम भी करना है पूरा। कौन सा काम? जो तो काम असाइन किया गया है। जैसे पार्टनर्स में जनरली क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल चलता है। अब डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? काम बांट देना। अब सिंपल है, अगर 3 लोग पार्टनर है तो एक संभालेगा परचेसिंग, एक संभालेगा सेलिंग, एक संभालेगा फाइनेंसिंग, बराबर कि नहीं? अब तीनों एक में जो टांग नहीं अड़ाएंगे ना, अगर तीनों एक में ही टांग अड़ाएंगे तो क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। क्या होता है? तो जहां पे पर्सन ज्यादा आ गए है, मालक काम बांटने वाले लोग हैं, तो हम पहले ही काम बांट देते हैं।
तो जब भी कोई ऐसा पर्सन जो पार्टनरशिप फर्म में एंटर होगा, जिसको हम पार्टनर कहेंगे, वो अगर अपना बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाता है, क्या लगाता है? लगाता है, और डे टू डे बिजनेस की एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, यानी सारा काम जो उसका टाइम दिया गया है, जो उसका काम दिया गया है वो पूरा करता है, वो यानी बाकायदा उसकी भी एक क्या बोलते हैं बच्चा लोग, उसका भी एक टाइम पीरियड होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा बिजनेस के अंदर, पूरा मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा वो एक्टिवली, यानी कौन सा डिसीजन लेगा तो उससे भी पूछा जाएगा कोई डिसीजन। तो ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर, वर्किंग पार्टनर और एक्चुअल पार्टनर। समझा? क्लियर? पक्का? कोई डाउट नहीं है? दूसरा पार्टनर आता है स्लीपिंग पार्टनर। अब सर क्या सोया रहता वो? नहीं बेटा, सोया नहीं रहता वो। सुन लीजिए, हाँ, हु इज स्लीपिंग पार्टनर? सुन लीजिए, जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म में पर्सन पार्टनर बन के बिजनेस में ओनर बनता है, लेकिन वो कहता है कि मैं सिर्फ लगाऊंगा लागत, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं अदर एक्टिविटी में एंगेज हूं, तुम पैसा मांगो, पैसा दूंगा, और मैं मैं अपने बिजनेस के अंदर टाइम नहीं दूंगा, मैंने मैनेजमेंट नहीं करूंगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, सिर्फ मैं लागत दूंगा, जितना मेरा रेशियो रहेगा प्रॉफिट लॉस उतना मेरे को साल में पहुंचाते जाना बस। प्रॉफिट को तो पहुंचा ना, लॉस हुआ तो मेरी कैपिटल कम करना, क्योंकि लॉस क्या है? लॉस दीमक की तरह होता है। क्या होता है? जो लकड़ी को ऐसे खाता ना, वैसे लॉस हमारे कैपिटल को अंदर ही अंदर खाते रहता है, यानी उससे ओनर की इन्वेस्टमेंट कम होती है। क्या होती है? कम। समझा आपको? क्लियर? पक्का? डाउट नहीं है? तो जब भी कोई ऐसा पर्सन जो सिर्फ कैपिटल लगाएगा, पार्टनर बनेगा, और वो अपने बिजनेस के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको बिजनेस की रोज की एक्टिविटी से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो साल के आखिरी दिन पर वो बोलेंगे क्या हुआ बताओ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर प्रॉफिट हुआ, मेरा हिस्सा निकाल, वो लेगा और टाटा बाय बाय वन शू, फिर अगले साल तुमको डायरेक्ट दिखेगा वो, यानी बिजनेस की मैनेजमेंट में वो इन्वॉल्वेशन में नहीं आएगा। तो ऐसे पार्टनर को हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। हाँ, पूछ, क्वेश्चन क्या है? स्लीप, देखो, वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज अभी गहन बजाओ तालियां। देखो, बिजनेस के अंदर कोई भी बिजनेस हो, दुकान छोटी हो बड़ी हो, बिजनेस के अंदर कैपिटल दो टाइप के होते हैं, ओन एंड बोरोड। ओन एंड बोरोड, ओन यानी क्या? जो मालक लगाए, और बोरोड यानी जो कर्जे पे लिया गया कैपिटल हो। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इन्वेस्टर्स मे बी इन्वेस्ट इन ओन एंड बोरोड, बट पार्टनर इज ऑलवेज इन्वेस्ट इन ओन कैपिटल बिकॉज देयर टाइटल इज अ ओनर, दैट्स व्हाई वो ओनर कहलाता है ना। तो ओनर उसी को कहते हैं जो ओन कैपिटल में इन्वेस्ट करता है। और ओन कैपिटल की मीनिंग क्या है बताओ? अ कैपिटल विच इज नॉट रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस, इट मस्ट रिडीम ओनली एट अ टाइम ऑफ क्लोज अप ऑफ द बिजनेस, इज नोन एज ओन कैपिटल। मैंने पढ़ाया हुआ आपको, जो कैपिटल बीच रास्ते से नहीं निकलेगा, कब निकलेगा? जो दुकान बंद होगी, उसको कहते हैं ओन कैपिटल। और मालक उस कप्तान की तरह होता है जो अपनी दुकान को बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता है, लेकिन इन्वेस्टर छोड़ सकता है, क्योंकि वो बोरोड कैपिटल में भी इन्वेस्ट कर सकता है। और मेन बात क्या है? ओनर जो है, ओनर ओन कैपिटल में इन्वेस्ट करने की वजह से उसको प्रॉफिट और लॉस मिलता है। क्या मिलता है? यानी लॉस, प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, लॉस वो तो भरपाई भी उसको करनी पड़ेगी। लेकिन इन्वेस्टर बोलता मैं लॉस सफर नहीं करूंगा, मेरे को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? इंटरेस्ट, ब्याज। तुम्हारा प्रॉफिट हो नहीं हो, मेरे को ब्याज लागू है मेरा। समझा आपको? क्लियर? अब सर क्या इन्वेस्टर हम बोरोड कैपिटल में इन्वेस्ट करने वालों की बोलते नहीं, मैं आपको फिर बोल रहा हूं ओन कैपिटल में भी इन्वेस्ट करने वाले को भी हम इन्वेस्टर बोल सकते हैं, लेकिन ओनर का टाइटल है सिर्फ ओन कैपिटल में। यानी इन्वेस्टर में भी इन्वेस्ट इन ओन एंड बोरोड, बट ओनर मस्ट इन्वेस्ट इन ओन कैपिटल ओनली। सो व्हाट इज द डिफरेंस? पीछे बैठे बच्चों को समझ में आ रहा है मेरी बात? पक्का? ऐसा कोई स्टूडेंट छूट रहा है? आप भी पूछो तो बताओ, दो टाइप के पार्टनर्स क्लियर है? पक्का? इसको एग्जांपल देके पढ़ाओगे, बिल्कुल एक पिक्चर में पूरा एसपी कराऊंगा मैं आगे, अभी सिर्फ हम कंसेप्ट पे कर रहे हैं। यानी अगले ये 4 दिन बाद जब आप पढ़ोगे ना, तो इस एसपी का पढ़ाने का तरीका मेरा ऐसा नहीं होगा, एक पिक्चर के तौर पे आपको पढ़ाया जाएगा पूरा, लेकिन पहले समझ लो कंसेप्ट्स। ओके, क्लियर?
यहीं पे आपकी पिक्चर, जैसे मैंने आपका यहाँ पे संसद भवन बनाया था ना, वैसे यहाँ पे भी हम पूरा एसपी आपका यहाँ पे खिलाएंगे, टेंशन मतलब आपस में। हाँ बोलिए। सॉरी, देखो इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर ने जो तुम्हारे ओन कैपिटल में भी इन्वेस्ट करे और बोरोड में भी इन्वेस्ट कर सकते, दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं दुकान के अंदर। लेकिन पार्टनर, ओनर किसको कहलाएंगे हम? ओनर यानी जो सिर्फ ओन कैपिटल में इन्वेस्ट करे, समझा? ओनर इन्वेस्टर को प्रॉफिट एंड लॉस मिल सकता है या इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ओनर को सिर्फ प्रॉफिट और लॉस में ही हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। डन? ओके, क्लियर? और कुछ क्वेश्चन है? नहीं, चलिए आगे बढ़ू। नेक्स्ट है, तीसरा है नॉमिनल पार्टनर। ऐसा पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में एंटर तो होता है, लेकिन ना तो वो अपना कैपिटल लगाता है दुकान के अंदर, और ना ही वो अपने वर्किंग बिजनेस की वर्किंग करता है। वो सिर्फ फर्म को अपना नाम देता है, फर्म को अपना नाम। एग्जाम्पल दूं, आप देखो, प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं, जितने भी ये ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, वो लोग हिस्सा मांगते, प्रॉफिट लॉस में शेयर मांगते हैं, वो फीस नहीं मांगते। जैसे एग्जाम्पल देखो, बड़े बड़े जो है ना, अभी आप नोटिस करोगे, अगर मैं बात करूं शाहरुख खान की या सलमान खान की बात करूं, तो अगर शाहरुख खान और सलमान खान की बात करूं, अगर मैं, या तो रणबीर कपूर की बात करूं, तो ऐसे जो जितने भी ये फिल्म एक्टर्स होते हैं, ये जिस भी कंपनी के प्रचार करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बराबर कि नहीं, उनके फैंस उनको देख के वो प्रोडक्ट खरीदते ना, तो उसका वो परसेंटेज लेते हैं, फीस लेते हैं। जैसे अगर वो मूवी भी करते होंगे ना, मूवी, तो प्रोड्यूसर को बोलते हैं कि 30-40% मेरा हिस्सा प्रॉफिट का, मेरे को फीस नहीं चाहिए। तो बताओ, बन गए ना पार्टनर? क्या बन गए वो? अरे कोई पिक्चर चल रही है, कोई पिक्चर बन रही है, शाहरुख खान ने बोल दिया कि 40% प्रॉफिट मेरा हिस्सा, फिर मैं तेरे यहाँ पे काम करूंगा। अब प्रोड्यूसर को कुछ भी करके उसको 40% देना ही है। पूछो प्रॉफिट का, पूछो क्यों? क्योंकि उसके नाम के बिना वो मूवी चलनी नहीं है। अब आप देखो, सलमान और शाहरुख और रणबीर कपूर, इनके जो फैंस है, ये बहुत बड़ी मात्रा में, बराबर कि नहीं, इनको देखकर ही मूवी चल जाती है। पिक्चर में जान रही नहीं रहे, लेकिन ये आगे एक बार फ्रंट में चल गया, बस भैया चल गया। तो इस तरीके की जो मूवीज होती है, हेलो, मूवी होती है, इसमें अब मूवी बनना भी क्या है? इट्स अ वन टाइप ऑफ इंडस्ट्री, बिजनेस। अरे मूवी बन रही तो क्या हो रही? इंडस्ट्री हो रही ना, हो रही बिजनेस। अब वो इंडस्ट्री में वो पार्टनरशिप फर्म, एक मिनट, पार्टनरशिप फर्म में वो बिजनेस बनती है, फिलहाल टेम्पररी पार्टनरशिप होती है, उसको बोलते हैं। तो उसमें वो जो हीरो है ना, हीरो, वो उसमें हिस्सा मांगता है, फीस नहीं मांगता है। कोई अगर फीस मांगता है तो नो पार्टनर। तो ऐसा पर्सन जो सिर्फ अपना नाम देता है, क्या देता है? अपने नाम, फर्म को, तो उसको नाम फेस वैल्यू क्या है? ये क्या है? एक मिनट, फेस वैल्यू क्या है? तूने नाम सुना कहां से? फेस वैल्यू देखो, फेस वैल्यू कंसेप्ट बहुत बड़ा है, इसको बाजू में करो, इसमें यहाँ पे काम में नहीं आएंगे। क्लियर है? हाँ, तो जो अपना नाम देगा फर्म को, उसको हम बोलेंगे पार्टनर, उस नॉमिनल पार्टनर। क्या बोलेंगे उसको हम? देखो लिखा हुआ है, लैंड हिज नेम, रखने के लिए वर्ड यूज किया लैंड, जो अपना नाम सामने रखता है। हाँ बोलिए, क्वेश्चन क्या है आपका? रॉयल्टी में देखो, रॉयल्टी में क्या होता है, एक मिनट ध्यान दो। रॉयल्टी में जो इनोवेटर होता है, इनोवेटर कौन होता है? जो इनोवेशन बनाता है, यानी जो अपना पेटेंट्स करता है, जिसके पास पेटेंट्स है, वो अपनी शर्तों से सामने वाले को पूरी टर्म्स एंड कंडीशन में बिठाता है, बराबर कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जब नॉमिनल पार्टनर होता है, तो नॉमिनल पार्टनर में दोनों की सुन जाती है, सिर्फ उसकी नहीं, प्रोड्यूसर की नहीं। जैसे एग्जाम्पल अभी देखो, शाहरुख खान है, अब मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं शाहरुख खान मेरा नॉमिनल पार्टनर बन गया, अब मैं उसको मूवी ले लिया, अब सिर्फ मैं उसकी सुनूंगा क्या है, सिर्फ मैं चलूंगा, ऐसा नहीं है। दोनों की राय चलेगी, दोनों का मैनेजमेंट में इन्वॉल्वमेंट चलेगा, कहीं ना कहीं सजेशन चलेगी, क्योंकि नाम उसका भी है ना, इन्वॉल्वमेंट। इसलिए रॉयल्टी इज डिफरेंट फ्रॉम नॉमिनल पार्टनरशिप। फर्क क्या है? रॉयल्टी में क्या होता है,
जो जिसके पास पेटेंट्स होते हैं, पेटेंट होल्डर अपनी टर्म से सारी कंडीशन में उसको फिट कराएगा जिससे वो रॉयल्टी ले रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पार्टनरशिप में क्या होता है, नॉमिनल पार्टनर में वो उसमें अपना नाम रखता है और उसमें कोई उसकी शर्त चलती नहीं है, ऐसा कुछ। हाँ, नॉमिनल पार्टनर हुआ अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर रहा है तो। अगर वो फीस ले रहा है तो नो पार्टनर नो रॉयल्टी, ओनली एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, वो प्रोफेशन चल रहा है, वो प्रोफेशन। समझा आपको क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलिए यहां तक क्लियर पिक्चर, डन। चौथा पार्टनर है माइनर पार्टनर। ये तो आपको सुना ही होगा आपने नाम, ये सुना है? सुन लीजिए, सबसे मेन है यही। अब इसके भरोसे मैं तुमको लायबिलिटी पढ़ाऊंगा। लायबिलिटी पहले बताओ, 3 टाइप के पार्टनर समझे। एक्टिव पार्टनर कौन सा होता है? जो रोज आता है दुकान में, रोज की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है एक्टिवली और पैसा लगाता है, एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर ने कौन है का? जो सिर्फ क्या लगाएगा, कैपिटल लगाएगा और बोलेगा हे तू देख रहे क्या है दुकान में, मैं नहीं आऊंगा। डन। उसको पता नहीं क्या है चल रहा, वो आखिरी दिन पे आएगा साल की, बोलेगा क्या हुआ बता, चल प्रॉफिट लॉस दिखा, चल ले मेरा हिस्सा दे, टाटा बाय बाय, अगले साल आऊंगा। क्लियर पिक्चर? और तीसरा है नॉमिनल पार्टनर, जो सिर्फ अपना नाम देता है फर्म को। जैसे एग्जाम्पल को अमिताभ बच्चन मैगी को नाम देता है अपनी, है ना, तो ये कौन हो गए? ये बन गए हमारे नॉमिनल पार्टनर्स। चौथा है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर बन सकता ही नहीं है, पहली बात तो। फिर तो क्यों रखा? पहले तो माइनर पार्टनर होता कौन है? तुम लोग, सब लोग, तुम सब लोग अगर पार्टनरशिप फर्म में एंटर होंगे तो यू विल बिकम अ माइनर पार्टनर। पूछो क्यों? माइनर, पहले माइनर पार्टनर समझने के पहले माइनर क्या वर्ड है वो समझ लो। सुनिए, जब भी कोई पर्सन, ए बच्चा लोग, जब भी कोई पर्सन 18 के नीचे होता है, 18 एज के नीचे होता है, तो उसको हम बोलते हैं माइनर। क्या बोलोगे उसको? माइनर। अब जो 18 के ऊपर हुआ मेजर, सिंपल भाषा में। तो एज पर दी माइनर एक्ट कहता है कि माइनर को कोई भी अग्रीमेंट में एंटर होना अलाउड नहीं है। पूछो क्यों? ना समझ है क्या है वो, फिलहाल कुछ गलती वलती कर दी तो, और ये कोई पार्टनरशिप में क्या तुमको मजाक लग रही क्या एंटर होना? भैया ज्वाइंट लायबिलिटी है, क्या है ज्वाइंट लायबिलिटी का मतलब? क्या मालूम है तुमको? सुन लो, बता रहा भाई, क्लियर सुनो, ध्यान दो। हाँ, पहली बात माइनर पार्टनर समझ लेते हैं। तो जो पार्टनर्स 18 के नीचे बन जाते, जो मालक 18 के नीचे की एज का होता है और उसको अगर पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हो, तुम लोग पार्टनर बना रहे हो, तो उसको बोलेंगे माइनर पार्टनर। पहली बात तो माइनर पार्टनर बन सकता नहीं है, लेकिन माइनर के बेनिफिट के लिए अगर वो बिजनेस है, माइनर के बेनिफिट के लिए वो बिजनेस है, तो माइनर को आप पार्टनर बना सकते हो उसके बेनिफिट के लिए, लेकिन ड्रॉबैक के लिए नहीं। इसका मतलब है कि वो माइनर अगर पार्टनर बनता है तो प्रॉफिट में एंजॉय करेगा, लॉस में सफर नहीं करेगा। पूछो क्यों? ऐसे तो बच्चे को आप ठग दोगे, उसको क्या समझ जाने को? अरे सिंपल है, सपोज मानने के लिए चलो, यहां पे ये सार्थक, नील और दक्ष और कृष्णा, ये चारों आपस में दोस्त है। सार्थक बेचारा बच्चा 17 साल का, और बाकी चारों ये 21, 22, 25 साल के। बराबर की नहीं? क्लियर पिक्चर? ए प्लीज बातें नहीं करना, बातें नहीं करना। हेलो, ध्यान दो, बराबर है? अब अगर सार्थक ने दुनियादारी देखी नहीं, अभी तो बेचारा है ना, हाँ समझा? अब हुआ यहां पे इस तरीके से, अब सार्थक को कृष्णा के माइंड में खुराफाती आइडिया आई कि सार्थक बहुत अमीर है, बहुत अमीर अज्यूम करो, अब इसको ठगना है, तो इसलिए दोस्ती का फायदा लिया नाजायज। इसने दक्ष को और नील को और
सार्थक को चारों को नहीं, तीनों को पहले घेरे में लिया और बोला चल अपन सार्थक को ना बिजनेस के आइडिया से ठगते हैं। अब लॉ इज मेड फॉर जस्टिस, लॉ हमेशा बनता किसके बेस पर है? जस्टिस के। लॉ किसका ना इंसाफी नेता नहीं है, ध्यान दो। तो अब पार्टनर, अब इसको पार्टनर बनाया और पैसा लिया, चारों ने बिजनेस शुरू किया और एक्चुअल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या बिजनेस लॉस में दिखाया जान मुझके, और यहां से अंदर अंदर वो अपना माल भरते गए और बिजनेस का ओवरऑल लॉस दिखाया। तो बताओ अब वो लॉस में अब उसका इन्वेस्टमेंट कम होगा ना। लॉस क्या है? दीमक की तरह इन्वेस्टमेंट कम करता है। तो अब वो लॉस में, लॉस जैसे हुआ तो वो बोलेगा कि यार तूने 5 लाख लगाए थे, लॉस हुआ, अब 2.5 लाख ही बच्चे तेरे, दुकान बंद करे, 2.5 लाख रुपए ले, 1.5 लाख रुपए की क्षति क्या लगी? अब सार्थक ने बोला भाई मैं बच्चा हूं लेकिन इतना भी ना समझ नहीं हूं, मैंने सर का 11th क्लास पढ़ा है। तो पार्टनर माइनर पार्टनर बन सकता है लेकिन उसके बेनिफिट के लिए, ड्रॉबैक के लिए नहीं। यानी माइनर प्रॉफिट होता था तो एंजॉय करता था लेकिन लॉस में कभी वो भागीदारी करता नहीं है। तो भैया मेरे को पूरे 5 लाख रुपए वापस चाहिए, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मैं केस करता अभी क्या बच्चे। और जैसे ही केस किया तीनों को पहले तो पुलिस डंडे ही मारेंगी, क्यों बच्चों को लूट रहे हो? हाँ, बच्चा तो लूट रहे हो, 5 लाख रुपए वापस दो। अब वो चिल्ला चिल्ला के बोले बिजनेस लॉस हुआ, लॉ मानता नहीं है। माइनर को पहले तो पार्टनर बनाया कैसे, और बनाया है तो उसको बेनिफिट के लिए पार्टनर बनाओ, ड्रॉबैक के लिए नहीं। ये जस्टिस बोलता है। क्यों? क्योंकि वो ना समझ आ गई, उसको अच्छे बुरे की फर्क नहीं है, उसका माइंड अब तक रैशनल डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए आप इसको ठग सकते नहीं हो। तो दैट्स व्हाई माइनर पार्टनर तो नहीं बन सकता है पहले। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अब सर ये क्या होता है? मैंने जिक्र किया है इसका नाम, वेरी वाह बेटा। अबे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक चलती ना इंडियन, इसके लिए एक्ट बनाई है ना 1932 में। पढ़ाया हुआ है ना तुमको मैंने कि नहीं पढ़ाया हुआ है वर्ड? हाँ, पिछले पीरियड में नहीं पढ़ाया था। हाँ, तो पार्टनरशिप फर्म जो है ना वो चलती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक, यानी इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किए हुए हैं ताकि ठगी ना हो। जैसे अभी ठगी होना था, बच गया ना, तो वो ठगी ना हो इसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये एक्ट बनाई गई है। और ये एक्ट कहां से बनाई गई है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। पढ़ाया था मैंने, नहीं पढ़ाया ये वाला? ठीक है, सुन लीजिए। इसकी जो बनावट हुई है ना वो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। अब ये क्या है सर? सुनो ध्यान दो, सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी जान है बिजनेस लॉ में, ध्यान दो, वही बता रहा हूं। जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था तभी लॉ कानून चलते थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के चलते थे। लेकिन क्या हुआ था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पे आई थी, यानी ब्रिटिशर्स जब यहां पे आए थे शासन करने, तो पहले चलता था ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। क्या चलती थी? हाँ, ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती भाई? राजशाही, राजाओं का जमाना था ना भाई, नहीं पता ऑटोक्रेटिक आपको? एक मिनट, ए बच्चे लोग आवाज नहीं, कुछ इमरजेंसी इसलिए क्या? अब आपने तो देख लिया है बच्चे लोग, आपने क्या देखा है बताओ? ए बच्चे लोग, आपने ये देखा है कि कोई भी एक्ट बनता है पार्लियामेंट में, तो पहले ब्रिटिश शासन में ब्रिटिशर्स की पार्लियामेंट चलती थी। ये आपने सुना होगा नेशनल वाइड टीचर से, यार ये तो मैं पढ़ाऊंगा, ये ठेका तुम्हारी 10th वाली एडिशन लिया होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ाया था? ठीक है, ध्यान दो। उस टाइम पे भी कलकत्ता में एक इंडियन पार्लियामेंट चलती थी राजाओं की। उसमें इंडियन पार्लियामेंट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एक एक्ट पास हुआ, और वो एक्ट ब्रिटिश कॉमन लॉ से लिया गया,
BCL, ब्रिटिश कॉमन लॉ, यानी ब्रिटिश के रूल डाले होंगे उसमें पूरे, लेकिन वो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक्ट है आज भी। पूछो क्यों? अगर 100 इंडिया के अंदर डील हो रही है, 100, जैसे आप, हमारा ये भी एक डील है पढ़ाना, मैं आपको पढ़ाने के लिए क्यों आया, तुम पढ़ने के लिए आया, ये डील है, क्या है हमारा? तो जितनी भी डील हो रही है, सौदे हो रहे हैं, व्यवहार हो रहे हैं इंडिया के अंदर, 100 में से 95 व्यवहार सिविल लॉ के, किसके? अब लॉ पढ़ा ना, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, वो सौदे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक होते हैं आज भी, आज भी। और पार्टनरशिप भी आप देखो एक प्रकार की डील है, अग्रीमेंट है ना, पार्टनर्स के बीच में बनता है ना अग्रीमेंट, तो अग्रीमेंट्स जो भी होते हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 72 के मुताबिक चलते थे। 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब क्या हुआ, इतनी मोटी बुक पार्लियामेंट ने पास की, अब जजों के पास जब भी वो कोई केस आ रही, बेचारे वो मोटी बुक लेके बैठ रहे। क्यों? पूछो क्यों? जज अपने मन मुताबिक तो ना कुछ करता है, अरे वो तो लॉ की जो प्रोविजन बुक बनाई, रूल बुक यानी एक्ट, उसमें से ही प्रोविजन पढ़ता ना, मैंने आपको पढ़ाया ना रूल और एक्ट कैसे बनता है, पढ़ाया ना। फिर तो अब क्या हुआ, जज हो गए भिन्न। क्या हो गए? भिन्न। क्यों भिन्न हो गए? कोई केस आ रहा नहीं कि मोटी बुक लेके बैठ रहे, इतनी मोटी बुक, वो ढूंढने में टाइम लगा कि प्रोविजन कहां डाली हुई है इसकी। तो आखिर जजों ने सांसदों से मीटिंग की, MP से, कि क्या कर रहे हो ये नालायक हो तुम लोग, नालायक को नहीं बुलाऊंगा ऐसा, मैं तुमको ऐसे बता रहा, हाँ, क्या कर रहे हो, कोई केस आ रहा नहीं कि सब प्रोविजन एक ही एक्ट ने भर के दिया, तुमको कोई और एक सुझा नहीं क्या? ये बुक हल्की करो, क्या बोला उसने, बुक हल्की करो। तो उसमें से भी क्या किया, उसमें से 3-4 एक्ट और पास करके निकाल दी गए। उसमें से पहला एक्ट निकाला पार्टनरशिप एक्ट, उसके पहले निकाला सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। बताओ, अभी ध्यान दो, तुमको मैं कुछ चीजें समझा रहा हूं, ये चीज जनरल नॉलेज है, आपको आगे काम में आएगी लाइफ में। फिर बोलना ही सर ने पढ़ाया नहीं। हाँ देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये इंडिया की जान है, जान। हर केस सिविल की 99 100 में से 99 केसेस इसके अंडर की प्रोविजन आती थी। ये बुक इतनी मोटी बन चुकी थी कि जजों ने बोला कि वो एक प्रोविजन पढ़ने के लिए हमको महीनों लग जा रहे, क्या है ये, कहां ढूंढते बैठे, बुक को हल्का करो। क्या बोला उसने? तो इसमें से क्या किया, सांसदों ने इसमें से कुछ एक्ट को अलग करके फिर से पास किया, और इसमें 2 एक्ट बनाए गए। कौन से? पहला बनाया गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में अलग किया इसको। और फिर बना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी 1930 में अलग किया एक सेल्स के गुड्स के रिगार्डिंग सारी एक्ट की प्रोविजंस। 2 साल बाद फिर से इनको आलस चढ़ गया, जजों को बोला थोड़ी और हल्की करो ना, क्या बोला, थोड़ी और हल्की करो ना बुक, तो बोला ठीक है। तो उसमें से फिर और प्रोविजंस निकाल के अलग से एक एक्ट पास हुआ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यानी पार्टनरशिप के सारे सौदे, डील्स, पार्टनर्स कैसे बिजनेस चलाएंगे, पार्टनरशिप कितने प्रकार की बनती है, ये पार्टनर्स कितने टाइप के पाए जाते हैं, ये सारी प्रोविजंस जो है, प्रावधान, वो दिया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 के पहले यही सारी प्रोविजन पार्टनर्स के रिगार्डिंग अग्रीमेंट जो होते थे वो किसके मुताबिक होते थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये तुम्हारे फ्रेंड्स लोगों को नहीं पता होगा, पूछ लेना, समझा? अरे आ रहा कि क्लियर? हाँ, तो जो तुमको बोलता ना हमारा तो SP हो गया, आधा बुक, ये बुक, वो बुक, बोलना बता कहां से बना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, समझा क्लियर आपको? अरे आ रहा क्या? तो इसलिए फिर थोड़ी बुक हल्की करने के लिए, जजों को आसानी देने के लिए 2 सेपरेट एक्ट बनाए। और जब CA फाउंडेशन में जब तुमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा ना, तो इसमें आज भी बीच की प्रोविजन गायब है, सेक्शंस गायब है कुछ। क्यों? पूछो क्यों? वो सेक्शंस इनको दिए गए ना, समझा क्लियर है? नहीं, ये ओरिजिनल बुक ये थी, इसमें 2 बुक अलग से पास की गई फिर, ठीक है? समझा बच्चा लोग? कोई डाउट इसमें? अरे डाउट है क्या?
तो आज सारी पार्टनरशिप, इंडिया की सारी पार्टनरशिप की दुकानें किसके मुताबिक चलती है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए कोई एक्ट नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्ट है। और एक्ट हमेशा क्या करती है? जस्टिस का काम करती है। और बनती कैसी है? कॉमन सेंस से। कैसे बनती है? विच इज मोस्ट अनकॉमन, है ना, बोलते ना से, जो सबके पास नहीं होता, कॉमन सेंस। चलो ओके, हाँ, यहां तक क्लियर पिक्चर। तो फिर बताओ माइनर पार्टनर के लिए इतना भाषण क्यों? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि माइनर को पहले तो पार्टनर बनाओ ही मत। माइनर को पार्टनर, उसको बोलो हर्ष, इसको सार्थक को 18 को हो जा, फिर दुकानदारी में लग जाना हमारे साथ, बस अभी फिलहाल बच्चा है। ओके क्लियर? अरे आ रहा क्या? लेकिन अगर माइनर को पार्टनर बना रहे हो, देखो लिखा हुआ है, पढ़ो। अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर ऑफ द फर्म बट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये 1932 क्या ये ईयर है जिस वक्त कोई भी एक्ट पास हो ना, उसके आगे वो ईयर चिपक जाता। हाँ, फिर वो माइनर क्या है? फिर तो वो एक्टिव, स्लीपिंग, नॉमिनल में से और एक बनेगा ना कोई तो भी। हाँ, फिर नहीं, फिर देखो दिमाग है ना भैया, घास खा रहा क्या तू? फिर लोग बोलेंगे तू घास खा रहा, सही कि नहीं? अरे आ रहा क्या समझ में? हाँ हाँ, चलो। विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सुनो, सारे पार्टनर्स की अगर रजामंदी है, रिमेनिंग सारे, रिमेनिंग है कौन से? जैसे दक्ष, नील और कृष्णा, अगर तीनों और पार्टनर्स की कंसेंट है, तब माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस, हाउएवर इज लायबिलिटी इज लिमिटेड। अब इसके बारे में आऊंगा, डोंट वरी, आऊंगा। थोड़ा इतना गला खराब है, लेकिन समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट तो नहीं है ना? सुनो, हाँ, बेनिफिट ऑफ द बिजनेस, यानी पार्टनर को प्रॉफिट में एंजॉय करने का राइट है माइनर को, लेकिन लॉस में वो सफर नहीं करेगा। पूछो क्यों? ऐसे तो हर बार उसको चॉकलेट दोगे, लॉस आया, लॉस आया, लॉस आया, और अंदर से तुम बिजनेस खोखला करते आओगे, अपनी जेबी भरते आओगे, बराबर कि नहीं? तो ऐसे जस्टिस नहीं होगा ना। ये तो ठग लिया, फिर क्या हुआ? बच्चों को ठग लिया, ऐसा हो गया। और कानून इतना भी अंधा थोड़ी नहीं, कानून अंधा है लेकिन अंधा थोड़ी नहीं, इतना भी अंधा थोड़ी नहीं। क्लियर? तो इसलिए प्रोविजन करके रखता है सबके लिए। क्या करता है? प्रोविजन। सुनो, ध्यान दो। हाँ, अब ये इज लायबिलिटी इज लिमिटेड, क्या मतलब क्या होता है सर, ये बताओ। अब मैं आपको यहाँ पे दो चीज पढ़ाऊंगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होती है सुन लीजिए। अब दो टर्म पढ़ लो, ये हर बिजनेस में काम में आएगा, हर बिजनेस में काम में आएगा। ये दो टर्म्स पढ़ लो भाई, ध्यान दो। सभी को समझ में आ रहा ना? हाँ। तो आज के बाद कोई ऑफर दे माइनर को, तुम अगर तुमको ऑफर दे बिजनेस करने का, तो बिंदास कर लेना। तुमने कुछ नहीं भी किया, अग्रीमेंट साइलेंट भी है, तो लॉ ने अपने आप तुम्हारे लिए प्रोविजन करके रखा है कि तुमसे फ्रॉड नहीं होगा भैया। कंपनी कहां से आई अभी यहाँ पे? फर्म बोल, फर्म। कंपनी वर्ड अलग है। हाँ, उतनी उसको कम से कम मिलेगी, देनी पड़ेगी रिमेनिंग पार्टनर्स को। वो अपना इन्वेस्टमेंट कंप्रोमाइज करेंगे, उसका इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता कंप्रोमाइज। सॉरी, एक मिनट, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से इलाबरेट करें। कंपनी कहां से आई? हाँ, फर्म। हाँ हाँ हाँ, वो कुछ कैसे होगा? एक मिनट, वो कुछ कैसे होगा? एक मिनट भाई, इन्वेस्टमेंट आ रही ना बिजनेस के अंदर, ऐसा बोलो ना, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट आ गई, बराबर कि नहीं? हाँ, तो इसलिए तो बोला बेनिफिट ऑफ द बिजनेस के लिए आप पार्टनर को, माइनर को पार्टनर में सोचो, लेकिन आपको 1 लाख के 90 नहीं मिलेंगे, बाद में 80 नहीं मिलेंगे, उसको देना ही पड़ेगा 1 लाख रुपए आप कम से कम, या 1 लाख से ऊपर। समझा आपको? क्लियर आया कंसेप्ट? क्लियर?
हाँ, भले उसको अपना कैपिटल लॉस सफर करना पड़ेगा, चलेगा, लेकिन आपका वो कैपिटल कंप्रोमाइज नहीं करेगा वो। क्लियर? पहली बात तो कंपनी वर्ड यहाँ पे बोलना ही छोड़ दीजिए, कंपनी कंसेप्ट अलग है पूरा। क्लियर? हाँ, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है। तो वही बताया ना, बिजनेस बेनिफिट के बिजनेस के लिए आप पार्टनर को पार्टनर बना सकते हो। हाँ, अब देखो ये जितनी भी दुकानें पढ़ेंगे हम, जितनी भी, चाहे पब्लिक सेक्टर की हो चाहे प्राइवेट की हो, मालक की लायबिलिटी दो टाइप की होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी और दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी। अब ये क्या है सर? ये समझने के लिए पहले व्हाट इज द लायबिलिटी, पहले ये समझिए। देखो, बिजनेस के अंदर जो मालक इन्वेस्ट करता है, इंटायरिटी कंसेप्ट बोलता है इट्स अ फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी, क्योंकि अकाउंटिंग का समय लॉ की दृष्टि से मालक का पैसा बिजनेस के अंदर फर्स्ट पार्टी कर्जा है। क्या है वो? कर्जा, लायबिलिटी ना। ये हमने इंटायरिटी कंसेप्ट के अकाउंटिंग कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है। देखो, मैंने आपको हमेशा बताया है ऑल सब्जेक्ट्स आर इंटरकनेक्ट विद ईच अदर। जो पार्ट मेरा अकाउंटिंग में हो गया है, मैं वहां पे एसपी में अब उसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा। हाँ, अब एक पार्ट, एक फर्म के अंदर जब मालक आता है ना, मालक, तो उसकी लायबिलिटी दो टाइप की होती है, यहाँ तो अनलिमिटेड अनलिमिटेड। अब लायबिलिटी क्या है सुन लीजिए, जो मालक दुकान के अंदर पैसा लगाएगा उसको बोलेंगे लायबिलिटी, और जो मालक दुकान के नाम से बाहर से पैसा लेगा दुकान के लिए, वो भी हम लायबिलिटी में लाएंगे। क्या लाएंगे? सब फर्क कहता है कि मालक जो लाएगा वो इंटरनल लायबिलिटी, और जो दुकान के लिए मालक बाहर से लेगा उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। जो दो टाइप की होती है, अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड। यहां पे क्लियर है? समझा? ओके। अब यहां पे अगर किसी मालक की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, क्या है? किसी भी फर्म में कोई भी दुकान का देखा आपने टाइप, अगर मालक की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, क्या है? तो इसका मतलब है कि मालक अपने बिजनेस के अंदर कितना भी पैसा लगा सकता, कितना भी, मना ही नहीं है, अन दो, क्या दो, क्योंकि बिजनेस एक कुआं है। क्या है? जितना लगा होता कम है। और मालक ऑन द अदर हैंड, मालक कितना भी पैसा बिजनेस के नाम से बाहर से ले सकता है, तब भी हम कहेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी का जलवा है। क्या ये? अनलिमिटेड लायबिलिटी का जलवा है ना। क्या? जिस भी दुकान के अंदर अगर मालक की लायबिलिटी अनलिमिटेड दिख गई, तुमको दिख गई, तो इसका मतलब क्या है कि मालक अपने, मालक बोलो, कितना भी पैसा बिजनेस के नाम से मार्केट से ले सकता है, और मालक कितना भी लागत अपनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल लगा सकता है, कितना भी, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। क्लियर? जनरली पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, अगर कुछ एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं है तो, डीड में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो प्रोविजन। इफ डीड इज साइलेंट, क्या बोलते इसको हम? डीड इज साइलेंट, all liability of the partners are deemed to be unlimited liability। इसका मतलब क्या है कि पार्टनर कितना भी पैसा बिजनेस के अंदर लगा सकते हैं पार्टनर्स, और कितना भी पैसा फर्म के नाम से मार्केट से ले सकते हैं। अब इसके कुछ बेनिफिट भी है, ड्रॉबैक भी है। मैं अभी एक बार पढ़ा रहा हूं, ध्यान दो। ए नीरज, यहां ध्यान दे, मेरी लाइफ में एक टॉपिक सिर्फ एक ही बार होगा, फिर चाहे वो एसपी हो, चाहे ओसीएम हो, चाहे अकाउंट्स हो, डबल नहीं पढ़ाऊंगा मैं लाइफ के अंदर कोई टॉपिक। अनलिमिटेड लायबिलिटी अगर कोई बिजनेस में पार्टनर ओनर्स की होती है, ओनर्स की, तो उसकी बेनिफिट भी है और ड्रॉबैक भी है। बेनिफिट क्या है कि मालक का कोई पैसा फिक्स अमाउंट नहीं, लिमिटेड है कि भाई इतना ही लगाना है। हेलो, बराबर कि नहीं? लगाओ जितना लगाना है तुमको, जितना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो करो। और मालक को कोई बाउंडेशन भी नहीं है कि बाहर से आप कर्जा इतना ही ले सकते हो, नो बाउंडेशन है, आप लो कितना लेना है कर्जा, जितना आपकी कैपेसिटी लो। इसका ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है? जिस भी बिजनेस के अंदर मालक की, ओनर्स की लायबिलिटी, चाहे वो पार्टनरशिप हो या सोल ट्रेडिंग हो या कोई भी दुकान हो अदर, अनलिमिटेड है। क्या है? उनकी लायबिलिटी एक तो फर्म से कनेक्ट होती है। क्या होती है? कनेक्ट होती है, यानी उनकी पर्सनल एसेट्स, पर्सनल लायबिलिटी यानी पर्सनल एसेट्स और बिजनेस के एसेट जॉइंट लायबिलिटी में आएंगी। यानी अगर इसका मतलब क्या है कि अगर दुकान का कर्जा इतना हद तक बढ़ गया कि दुकान की सारी एसेट बेचने के बाद भी कर्जा मुक्त नहीं हो रहा, लायबिलिटी मुक्त नहीं हो रही है,
तो दुकान अपने ओनर को अपनी पर्सनल एसेट बेच के भी वो कर्जा मुक्त करना है। और यही अनलिमिटेड लायबिलिटी होना पार्टनरशिप में घातक है। पूछो क्यों? सुनो, ध्यान दो, समझो। पार्टनरशिप को अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी दे दिया और कोई पार्टनर खुराफाती निकला उसमें से, वो ऐसा सभी को कंगाल करके भारी हो जाएगा जो अब जिंदगी भर तुम बोलोगे कि मैं बिजनेस में आया ही क्यों। एग्जाम्पल दूं? सपोज फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, अब माइनर को डिसाइड करो, फिलहाल माइनर अभी दिमाग में रखो। सपोज क्या हुआ, शिवांग, आवेश, तुषार और देवेश, ये चारों पार्टनरशिप में फर्म में एंटर हुए। क्या हुए? अब बताओ, वो बिजनेस कर रहे हैं तो वो फर्म को पार्टनरशिप कहेंगे, 2 और मोर पर्सन है ना। हाँ, दोनों ने अग्रीमेंट बनाया, अग्रीमेंट में सब लिखा कि एक्टिव पार्टनर बनेंगे, कैपिटल इतना लगाएंगे, रेशियो इतना लेंगे, टाइमिंग इतना रहेगा, सब लिखा। सब लायबिलिटी के बारे में लिखना भूल गए। मेरे पास ही आए थे अग्रीमेंट बनाने, डीड बना के दिया उनको मैंने, और लायबिलिटी के बारे में बोला भी नहीं, मैंने भी कुछ नहीं लिखा, क्या को लिखूं मैं भाई। और मैंने वो जो डीड है वो रजिस्ट्रार के पास, गवर्नमेंट ऑफिसर के पास रजिस्टर कर दिया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। यानी आपने क्या सीखा कि पार्टनरशिप की दुकानें रजिस्टर हो सकती है, लेकिन सोल ट्रेडिंग कंसर्न की दुकानें, क्योंकि उसके लिए कोई एक्ट ही नहीं है। क्या नहीं है? और जब तक आप कोई दुकान एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं करते हो, तब तक वो एक्ट आपको बाउंड नहीं करती कि हमारे मुताबिक चलो। समझा आपको क्लियर? अब क्या हुआ, अब इसमें क्या हुआ, तीनों ने अपना काम बांट दिया। फाइनेंस संभाला देवेश ने, क्योंकि देवेश बहुत इनोसेंट लगता था, तो पूरा पैसों का देख रेख उसको दिया कि किसको पेमेंट करना है, क्या करना है, नहीं करना। लेकिन ये अंदर से बहुत खुराफाती था, दिखने में भोली शक्ल थी, अंदर से बहुत खतरनाक था। उसने क्या किया, 5-5 लाख रुपए की लागत लगाई सबने, कितना लगाई? हाँ। अब क्योंकि अग्रीमेंट साइलेंट है, यहाँ पे क्या है, लायबिलिटी को लेकर साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा ना, कुछ नहीं लिखा, नहीं साइलेंट है, क्या होता है वो, डीड साइलेंट है। अब इसने क्या किया, इसने एक बैंक से इनसे बिना पूछे साइन लेकर, अब फाइनेंस देख रहा भाऊ था, कौन भाऊ, हमारा देवेश भाऊ, तो अब उसको ट्रस्ट था, पूरा दोस्ती थी, चारों ये दोस्त थी, हम नहीं छोड़ेंगे चारों का फिर। हाँ, अब इसमें क्या हुआ, देवेश ने बैंक से 50 लाख का लोन लिया था। काय के लिए? वो बिजनेस के नाम से, फर्म के नाम से। और इनसे साइन ली। अब ये थे तीनों अंगूठे छाप, पढ़ा हुआ एक ही था देवेश, पढ़ाई का उसने दुरुपयोग किया, अलग बात है ये। हाँ, तो फिर हुआ क्या, देखो एजुकेशन तुमको क्या आता है, रैशनलिटी। अब तीनों ने साइने कर दी और ये 50 लाख का लोन लिया, और 50 लाख रुपए फॉर्म में तो आई ही नहीं। अब उनको पता गया कि सप्लायर को साइन देनी है, वो दे रहे और कुछ नहीं है। नॉर्मल उन्हें पढ़ा नहीं, साइन दे दिया ट्रस्ट पे, या साइन नहीं भी दिया है, सिर्फ देवेश ने अकेले ने अगर अपने बैंक लोन लिया हुआ फर्म के नाम से तो भी ले सकता है वो, इन्हें बिना पार्टनर से, कंसेंट से। मालक को अलाउड है पार्टनरशिप फर्म में, क्योंकि वो भी एक पार्टनर है। कौन है? जॉइंट पार्टनर है ना सब। अब 50 लाख का लोन लेकर पैसे आए हाथ में, तीसरे दिन पे घड़ी आ रही है दुकान पे, किराए का घर था उसका, घर पे गए, कहाँ है भाई, पता नहीं, मालक बोलता पता नहीं 3 दिन से गायब है। फाड़ी, क्या हो गया, फाड़ी हो गया। अब पहला क्वेश्चन आप सभी से मेरा ये रहेगा, क्या बैंक वाले सिर्फ देवेश को पकड़ेंगे, सभी को पकड़ेंगे? बराबर की नहीं? बराबर की नहीं? अब उनको अगर देवेश नहीं मिल रहा तो क्या बैंक वाले इन तीनों से अपनी लोन की अमाउंट रिडीम करने के लिए लायबल है कि नहीं? लायबल है। पूछो क्यों? क्योंकि पार्टनर्स के अंदर डीड में अनलिमिटेड लायबिलिटी ये घोषित किया गया है। साइलेंट है ना, तो पार्टनर्स की लायबिलिटी इंप्लाइड है कि अनलिमिटेड होती है, जॉइंट होती है। क्या होती है? एक का कर्जा दूसरे को भरना पड़ता है तब तक के जब तक अपनी लास्ट पॉकेट के 1 रुपए तक के। यानी अगर बैंक का मन बना
तो उनकी ना तो दुकान जाएंगी सिर्फ 15 लाख की, 20 लाख की कोटेशन वाली। अब 20 लाख रुपए दुकान को बेच के भी मिल जाएंगे, कितने मिल जाएंगे? 5 पर बैठ जाए सबने, बाकी बचेगा 30 लाख। बैंक वाले बोलते कब दे रहे? हो गया जितना था इधर है भाई, अब वापस नहीं आना, हो गया हमारा दुकान तुम ले लिया, करे नहीं नहीं, तुम्हारी लायबिलिटी क्या है? जॉइंट है। क्या है? तो तीनों के घर जाएंगे, तीनों की पर्सनल एसेट पे अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद इसको कंगाल करके रास्ते पे लाएंगे तीनों को और बोलेंगे सारी एसेट बेचो और हमको रिडीम करके दो। अब बताओ, करे कोई और भरे कोई? ये एक ड्रॉबैक है अनलिमिटेड लायबिलिटी का, ये एक ड्रॉबैक है, क्योंकि जिस फर्म के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्या होती है? अनलिमिटेड, तो उनकी लायबिलिटी ज्वाइंट होती है। क्या होती है? ज्वाइंट। और ज्वाइंट होने की वजह से होता क्या है कि जो एक पार्टनर ने अगर बाहर का कर्जा एक्सटर्नल लायबिलिटी बढ़ा दी और वो इतनी बढ़ चुकी है कि एसेट्स को, बिजनेस के एसेट को बेचकर भी वो रिकवरी नहीं हो रही, तो रिमेनिंग पार्टनर्स के पर्सनल एसेट पे अटैक होके उसको रिडीम कर सकता है वो बोरोवर जिसने लोन दिया था उसको। समझा? अब इसमें क्या हुआ? आवेश बहुत शातिर था, बता रहा मैं क्लियर, पिक्चर को यही कंटिन्यू कर रहा हूं। आवेश मेरे पास आया था कब? अग्रीमेंट बनने के कुछ दिन बाद, रजिस्टर होने के पहले। मैं सर जो ये पार्ट बिना इनके बताए आया था और बोला कि सर वो हम पार्टनरशिप में दुकान कर रहे हैं, हम तो अनपढ़ चढ़े, आप लेकिन पढ़े लिखे हो, वकील भाऊ आप, तो क्या हम सही कर रहे हैं क्या? यानी ऐसा कोई नुकसान वाला काम तो नहीं ना, भी ऐसा नहीं कि अटक जाए जिंदगी भर। मैंने बोला देखो आपने सब बातें बताई, अच्छी लगी मुझे, आपका रेशो, प्रॉफिट रेशो अभी आपका तय है, टाइमिंग आपका सेट है, कैपिटल अमाउंट आपने सेट कर दिए, सब सेट लिखा हुआ है एग्रीमेंट में। एक चीज मिसिंग है आपकी। बोला क्या? लायबिलिटी के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा है। तो अगर नहीं लिखा है तो इस तरीके से आपकी लायबिलिटी ज्वाइंट बन जाती है अनलिमिटेड लायबिलिटी होने की वजह से। तो बस इसका उपाय क्या? मैंने देखो इसका उपाय है कि आप तो भी, बाकी लोग तो 100 पार्टनर है, आप तो भी अपनी लायबिलिटी लिमिटेड कर दो। क्या बंद कर दो? तो मैंने आवेश के सामने लिख दिया द लायबिलिटी ऑफ द आवेश इज लिमिटेड एग्रीमेंट के अंदर, और फिर वो अग्रीमेंट मैंने रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करा दिया। और फिर कुछ साल बाद अब ये स्थिति हुई है, तो अब बताओ बैंक वाले क्या सारे पार्टनर से देवेश का कर्जा ले सकते हैं क्या? आवेश को छोड़ के। पूछो क्यों? क्योंकि बैंक जब बैंक वाले आएंगे इनके पास तो सब लोग टेंशन में होंगे, दोनों ये घड़ी और, लेकिन आवेश मन ही मन हंस रहा होगा कि वो एक वर्ड ने मेरी जान बचा दी। यानी अब अगर किसी पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है, क्या है? लिमिटेड, तो एक तो वो फर्म के अंदर उतने ही पैसे लगा सकता है जितना अग्रीमेंट लिखा हुआ है, उससे ऊपर नहीं लगा सकता वो। और दूसरा, अगर उसके फर्म ने, दुकान ने अगर कर्जा इतना ले लिया कि उसके बियॉन्ड जा रहा है तो वो अपनी पर्सनल एसेट बेचने के लायबल नहीं है, क्योंकि उनकी लायबिलिटी अब सेपरेट होगी। क्या हुई? तो ये बेनिफिट है। लेकिन ड्रॉबैक भी, क्या ड्रॉबैक है कि अब आवेश को अगर बाहर से मार्केट से पैसे लेने होंगे तो वो 5 लाख तक की रखता है बस, जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की है, उससे ऊपर नहीं, 5 का 50 नहीं करता। लेकिन देवेश की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, तो वो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, फर्म के नाम से लिया 50 लाख का कर्जा और फाड़ी हो गया। तो अभी ये हरकत आवेश नहीं करता। अरे आ रहा क्या तुमको समझ में? हाँ बोलिए। वो मिला तो अलग बात है, जब तक नहीं मिला तो बाकी मालक कौन है? बाकी मालक कौन है? तुमको तो पकड़ा, तुम सामने हो ना, तुम्हारी पर्सनल एसेट बेचकर अटैक करेंगे। इन्हें तुम्हारी लास्ट पॉकेट तक के, आपके जेब के 1 रुपए तक के वो आपको बैंक छोड़ेगी नहीं, कपड़े छोड़ देगी, सिर्फ कपड़े नहीं उतारती। ओके क्लियर? समझा? यानी आवेश के केवल जाएंगे तो 5 लाख जाएंगे, उससे ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। कितनी है? अप टू द कैपिटल जो लिखा हुआ है उसके अंदर। हाँ, और अगर तीनों ने लिमिटेड करा, चारों ने लिमिटेड कराई होती थी, चारों ने, तो पहली बात तो बैंक उसको 50 लाख का कर्जा देंगी नहीं। पूछो क्यों? नहीं चलता फिर भी।
पूछो क्यों? अगर 4 पार्टनर है, 3 पार्टनर लिमिटेड लिखा रहे, चौथा अपने आप लिमिटेड बन जाएगा। इंप्लाइड है, क्या है वो? अब जिस दुकान के अंदर, चाहे पब्लिक सेक्टर का हो चाहे प्राइवेट का हो, अगर ओनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, क्या है? क्या है? तो उनकी लायबिलिटी सेपरेट रहती है, सेपरेट, जॉइंट नहीं होती है। तो एक का कर्जा दूसरा कोई भरपाई नहीं करेगा। अब अगर चारों पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी में आते थे, तो बैंक से जब देवेश 50 लाख का कर्जा लेने के लिए अप्लाई करता था, बैंक उसका फॉर्म फर्स्ट मीटिंग में रिजेक्ट करती थी, क्योंकि डीड की कॉपी मांगाती है कि आपकी लायबिलिटी है क्या, एक्चुअली लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। अगर अनलिमिटेड है देंगे हम आपको, लेकिन लिमिटेड है भैया तो आपको सिर्फ 5 लाख तक की मिल सकता है लोन, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए है। क्योंकि बैंक देखती है कि तुम्हारी रिडेम्बल कैपेबिलिटी है कि नहीं होती। अरे आ रहा क्या? और अनलिमिटेड में क्या होता है, बैंक को लगता है कि सारों पार्टनर्स कंसेंट में आपस में सब भाई भाई कर रहे हैं, तो इन चारों की लायबिलिटी जितनी होंगी उतना बैंक तुमको कर्जा देगी चुकाने की। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड लायबिलिटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी? मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया पक्का, होपफुली आपने। अच्छा अब माइनर पार्ट, हाँ बोलिए। बस हो गया, 1 मिनट छुट्टी नहीं हुई है बेटा। आज ऐसा लगा कि मेरा गला खराब है, क्लियर था कंसेप्ट पूरे? सुनो 1 मिनट ध्यान दो। माइनर के अंदर पार्टनर की लायबिलिटी जो है ना, माइनर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड रखी है। पूछो क्यों? उसकी तरह ऐसा फ्रॉड ना हो, इसलिए कि भाई माइनर को ठगने के लिए रिमेनिंग पार्टनर बाहर का जाता लेके बैठ जाए और फाड़ी हो जाए, और फिर पुलिस पकड़े माइनर को कि अब तू चुका, तो पुलिस उसको हाथ भी नहीं ला सकती, क्योंकि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। वो बोलेगा मैं दूसरों कर्जा लेने के लिए भरपूर भरपाई करने के लिए लायबल नहीं हूं, क्योंकि मेरी लायबिलिटी अपने आप लिमिटेड है। क्या है? इफ आई एम माइनर। तो यानी माइनर केस में अगर डीड साइलेंट भी रहा, डीड अगर कुछ नहीं दे रहा, तो उसको लॉ अपने आप प्रोटेक्ट करता है कि नहीं भैया तेरे साथ हम बैठे हुए जब तक तू 18 का नहीं होता। छुट्टी का बोला तुमको मैंने? हाँ इन्वेस्टमेंट आप एक अमाउंट कर सकते हो बस, और बाहर से कर्जा उतर सकते हो। अरे लिमिटेड का ड्रॉबैक क्या है कि अगर 5 लाख इन्वेस्ट लगाई तो आपको बाहर से कर्जा से 5 लाख तक ही मिलेगा, उससे ऊपर नहीं मिल सकता, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5 लाख। तो और बैंक दूसरे पार्टनर से लोन की अमाउंट ले सकती नहीं है, तो इसलिए वो आपकी रिडीमेबिलिटी देखेंगे कितनी है। हाँ बोलिए। 1 मिनट एक एक क्वेश्चन लेंगे। शांत। हाँ बोलिए। नहीं होता ना बेटा, अरे सबका कनेक्ट होता है, आपका क्रेडिट रेटिंग दिखते हैं, सारे ब्रांचेस कोर बैंकिंग की होने की वजह से इंटरकनेक्टेड है। क्या है? हाँ, तो अगर आपने एक से लोन लिया हुआ है ना, दूसरी बैंक को दिख जाता है कि आपने लोन लिया हुआ है पहले फाइनेंशियल, हाँ मार्केट से लिया है तो वो तो इनफॉर्मल है, वो तो आप कैसे देते हो, लेकिन फिर भी मार्केट लेंडर जो होता है, लेंडर बोलते हैं हम, मार्केट लेंडर जो होता है, मनी लेंडर्स, वो लोग देखते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है चुकाने की। आपने कोई पहले लोन लिया हुआ है क्या? आ रहा को समझ में आपको क्लियर? तो मनी लेंडर मार्केट की बात अलग है, वो अलग, वो इनफॉर्मल इंस्ट्रूमेंट हुआ, क्या वो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी बाकी पार्टनर्स, आप किसी एक पार्टनर कर्जा भरने के लिए लायबल नहीं रहेंगे। अगर वो फाड़ी हो गया तो मनी लेंडर रिमेनिंग पार्टनर का एक बाल भी बाका नहीं करते, और ना ही उनका कर्जा और दुकान की एसेट बेच के आप कर सकते नहीं। अगर दिवेश ने 5 लाख रुपए कर्जा लिया है और वो लिमिटेड पार्टनर है, कौन है, और अगर उसकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, तो उसके मनी लेंडर ने, उसके बोरोवर जो होंगे, वो सिर्फ दुकान से 5 लाख रुपए की एसेट निकाल सकते हैं। रिमेनिंग पार्टनर्स की एसेट पे, ना कि दुकान की, ना तो पर्सनल एसेट पे अटैक होगा, दुकान कंटिन्यू चलेगी। समझा आपको क्लियर? और इसलिए आज की तारीख में ऐसे फ्रॉड होते हैं, और इसलिए आज सारे पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी में खेलते हैं, और वो पार्टनर को बन जाते हैं लिमिटेड पार्टनर। देखो नीचे लिखा हुआ है, ये रहा, अब ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं। तो जिस पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रखी जाती है और वो मेजर है, क्या है वो? तो उस पार्टनर को अपन बोलेंगे लिमिटेड पार्टनर। क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा सीए चार्टर अकाउंटिंग में
लिमिटेड पार्टनर्स चलते हैं अगर पार्टनरशिप में फर्म को दिखाया जाता है तो जो चार्टर्ड अकाउंट आपस में पार्टनरशिप में चला रहे हैं ना, देखा ना हमने, 2 सीए मिलके काम कर रहे हैं आजकल, तो ये लिमिटेड पार्टनर्स में चलते हैं कि एक का कर्ज दूसरे के ऊपर भारी नहीं पड़ता। अगर अनलिमिटेड रख दिया तो एक का कर्ज दूसरे को भरना पड़ेगा और दुकान कंगाल हो जाएगी। और लिमिटेड पार्टनर में क्या होगा, जिसने कर्ज लिया सब उसका ही उतना ही पार्ट का इन्वेस्टमेंट उसका निकलेगा वहां से, दुकान से। अरे आ रहा क्या, जैसे 20 लाख रुपए लगा के ये चारों ने बिजनेस किया, किसने किसने, आवेश ने, शिवांक ने, तुषार ने और देवेश ने, और चारों ने अगर लिमिटेड पार्टनर रखा होगा लायबिलिटी, ये वाला पार्टनर बना होगा लिमिटेड, बराबर कि नहीं, तो फिर वो पार्टनर्स में अगर एक पार्टनर ने कर्जा लिया 3 लाख का और वो रिडीम नहीं कर पा रहा है तो उसका जो बोरोवर है यानी जिसने कर्जा दिया उसको, चाहे वो बैंक हो या मनी लेंडर हो, बैंक हो या, वो 3 लाख रुपए की एसेट बेचकर दुकान से रिकवरी कर सकता है। रिमेनिंग शेयर्स, रिमेनिंग के पार्टनर्स के शेयर में अफेक्ट होगा नहीं, वो उनके शेयर्स में 1 रुपए का भी नहीं ले सकते। हाँ बोलो। नहीं, लिमिटेड में आ गया ना फिर। हाँ क्लियर, उनका रिलेशन फिर लिमिटेड पार्टनरशिप बन जाएगा, वो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में आएगा नीचे। क्लियर, समझा? अच्छा, सबसे मेन कंसेप्ट था ये। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, अब आपसे क्वेश्चन लास्ट कंक्लूजन ऑफ द सेशन। सोल ट्रेडिंग कंसर्न की अंदर सोल ट्रेडर की लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड की अनलिमिटेड? क्योंकि ज्वाइंट लायबिलिटी है। क्या है? मालक और बिजनेस की लायबिलिटी ज्वाइंट है, और जिसके अंदर मालक और बिजनेस की लायबिलिटी ज्वाइंट होती है, सेपरेट नहीं होती है, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी ही कहलाई जाती है। होपफुली आज का सेशन आपने काफी आनंद लिया होगा। कल अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। रिमेनिंग पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स टाइप्स कल पढ़ते हैं। ये सेशन लंबा चलता है वैसे भी, पार्टनरशिप जो है ना वो 3 या 4 सेशन लेती है, समझा?